नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। मैं हूं राहुल गौतम। और इस एक्सक्लूसिव खास बातचीत में हम आपके सामने लेकर आए हैं नॉर्थ ईस्ट के उम्मीदवार कांग्रेस के कन्हैया कुमार, जो एनएसयूआई के इंचार्ज भी हैं, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं और कभी विवादों में, कभी नारों में, कभी जनता के बीच घिरे रहते हैं। जमीन से जुड़े नेता कन्हैया कुमार अक्सर आपको भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते भी नजर आ जाते हैं। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और ये वो वक्त है जो कहा जाता है ना कि अगर जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। एक मंजिल थी आपकी जब आपने शुरू किया था अपना सफर जेएनयू से, और अब आप एक नेता बने, फिर पार्टी में आपने जिम्मेदारी संभाली। पहले भी आप लोकसभा के चुनावी रण में अपनी किस्मत बिहार से आजमा चुके हैं, लेकिन इस बारी पिच अलग है। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने, क्योंकि मनोज तिवारी खड़े हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने कहा कि आपका सफ़र जेएनयू से शुरू हुआ। नहीं, मेरा सफ़र जेएनयू से नहीं शुरू हुआ है। मेरा सफ़र मेरे परिवार से शुरू हुआ है। मेरा सफ़र मेरी माँ के गोद से शुरू हुआ है। और जीवन की यात्रा में स्वाभाविक बात है, हम दिल्ली आए और जेएनयू जाने से पहले दिल्ली आए। 2009 में हम दिल्ली आ गए थे यूपीएससी की तैयारी के लिए, और 2011 में हमारा एडमिशन हुआ, और 2018 में एमफिल और पीएचडी दोनों मिला करके 18 में जो है वहाँ से हमने डॉक्टरेट की उपाधि ले ली। 2019 में हम चुनाव लड़े, और आपने कहा कि आप अपना किस्मत आजमा चुके हैं। हम अपना किस्मत नहीं आजमा रहे थे, क्योंकि जो है मुझे कर्म पे भरोसा है। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करना चाहिए, भाग्य पे जो है ना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हम जनता के बीच गए अपने मुद्दों को लेकर के। जनता को उस वक्त जो है और मुद्दे पसंद आए, और उन्होंने जो है किसी और प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी इंडिया की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो है प्रत्याशी हूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, अपनी पार्टी को, इंडिया के जो है बाकी घटक दलों को, कि मुझे जो है ये जिम्मेवारी दी गई है। इस बार भी हमारे पास एक एजेंडा है। हम एजेंडा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। अगर वो मुद्दे उनको पसंद आएंगे, अगर वो उस मुद्दों से सहमत होंगे, अगर उनको हम में विश्वास दिखेगा कि हाँ ये इन मुद्दों को लड़ सकते हैं, तो वो जो है अपना प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में करने का अधिकार देंगे मुझे, मेरी पार्टी को और हमारे गठबंधन को। अगर उनको लगेगा कि नहीं जो है उनके लिए अभी दूसरे मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो है उनका प्रतिनिधित्व कोई और करे, कोई और गठबंधन, कोई और पार्टी करे, तो कोई और करेंगे। लोकतंत्र में चीज़ें ना बड़ी सिंपल है, बड़ी सीधी है। अननेसेसरी जो है ना राजनीति में लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मनोज तिवारी एकमात्र बीजेपी के ऐसे सिटिंग एमपी हैं जिनकी सीट रिपीट हुई है। और अगर हम आंकड़े देखें तो उनका जो वोट प्रतिशत है 2014 में 45% उनको मिला था, और इसके बाद जो है लगभग 53% उनका वोट प्रतिशत 2019 में पहुंच गया। सेलिब्रिटी भी हैं, बड़ा चेहरा भी है और पूर्वांचली है। आपको वो एक कहानी याद है हिरण्यकश्यप वाली और भक्त प्रहलाद वाली? तो वो जो है ना राजा थे भक्त प्रहलाद के जो है पिताजी, और जो है बड़ा जो है उनका राक्षसों के बीच में जो है बड़ा प्रभाव था। तो वो कहते थे अपने बेटा को कि जो है ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना बंद करो। छोटा सा बच्चा था, बोला कि नहीं, मैं अपने विश्वास पर अडिग हूँ। पूरा दरबार, पूरा जो है राज, उनके पिताजी राजा, उनके सारे दोस्त राजा, वो किसी के बात से सहमत नहीं होते थे। और आज जो है हम लोग भक्त प्रहलाद को याद करते हैं, हिरण्यकश्यप को याद नहीं करते हैं। उसी तरह से जो आप ये आंकड़े गिना रहे हैं ना, वो आंकड़े भले उनके पक्ष में है। मेरा फिर एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं, तो जो है इस 40 डिग्री टेम्परेचर में जो है उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो 5 साल में वो एक बार जाते हैं, उनको जाने की क्या जरूरत है अगर वो चुनाव जीत ही गए हैं। देखिए, चुनाव तब तक कोई नहीं जीता है ना जब तक जनता ने वोट दे करके किसी को जिता नहीं दिया है, बटन दबा करके किसी को जिता नहीं दिया है। और ये सब आंकड़े जो हैं ये बदलते रहते हैं। 2009 में, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, 2009 में हमारे सांसद थे वहाँ से, और उनको जो है लगभग 60% वोट आया था। और आंकड़े आप देखिए कि जो है विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े भी बदल जाते हैं। विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो जो है हमारा वोट की संख्या और परसेंटेज जो है वो कम है, लेकिन लोकसभा में जो परसेंटेज भी ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है।
तो मुकाबले में हैं, मुकाबला अभी बाकी है, मुकाबला अभी हुआ नहीं है और फैसला तो अभी बहुत दूर है, फैसला जनता को करना है, इसीलिए ये सब आंकड़े मायने नहीं रखते। जी आपकी एंट्री होती है दिल्ली के अंदर, आप बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में जो है आपको लेकर एक फूट है और कुछ जो आपको लेकर एक प्रदर्शन भी हुआ डीपीसीसी के बाहर, कुछ लोगों ने आकर नारेबाजी भी की। नहीं, मेरे खिलाफ नहीं हुआ। तो किसके लिए हुआ है? आपके लिए नहीं हुआ? नहीं, पर संदीप दीक्षित भी नाराज बताए जा रहे हैं, मतलब शीला दीक्षित लड़ी थी वहां से। हाँ। और फिर बाहर ही बोला जा रहा है कि कन्हैया बाहर ही है। अच्छा, एक तो देखिए, हम बिहारी आदमी हैं, बिहारी आदमी जब ट्रेन पकड़ता है ना बिहार से, तो कहीं तो जाएगा, किसी स्टेशन पे पहुंचेगा, तो भारत के किसी भी हिस्से में जाता है ना, बिहारियों को बाहरी कहना ये कोई नई बात नहीं है, कहा जाता है। रही बात हमारी पार्टी में नाराजगी की बात, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सामने अपनी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की है, और नाराजगी अगर है तो मैंने इसको नकारात्मक तौर पे नहीं लेता हूँ, ये तो सकारात्मक बात है। इसका मतलब एक एक सीट पे जो है पार्टी के पास कई दावेदार हैं। तो कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं दिल्ली में तो कांग्रेस खत्म हो गई है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो फिर ये टिकट की दावेदारी कौन कर रहा है? तो मैं इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं देखता हूँ, और कांग्रेस पार्टी की ना एक खूबी भी है कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। बीजेपी थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द बोल दिया तो जो है हो गया आपका जो है जीवन खत्म, राजनीतिक जीवन समाप्त, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे सामने किसी ने व्यक्त नहीं किया है, अगर है तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। और पार्टी ने एक बार ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल दे दिया, और वही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है, और बाकी सब लोगों को जो है उनके साथ काम करना होता है, लोग काम करते हैं। कहते ना कि राहुल गांधी को कन्हैया पसंद है, लेकिन तेजस्वी को कन्हैया पसंद नहीं, तो इसलिए आपकी बेगूसराय में नो एंट्री होगी। नहीं, अच्छा रहता बिहार से लड़ते, आपकी जमीन है, आपने कहा आपका मैं सफर वोटर हूँ, मैं परिवार से जाऊंगा वहाँ वोट देने के लिए, इंडिया अलायंस को अच्छा, वोट वोटर वहीं करूंगा, के हैं आप। वोट करूंगा इंडिया अलायंस को, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, क्या मुझे मालूम है, मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं और हम जिस प्रोफेशन में हैं, हमारे रिलेशन जो है ना वो कई बार जो है बड़ा गर्मा गर्म रहती है, और आपके लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ा सा मसाला हो। अच्छा, आपको टिकट मिल जाता, मतलब मैं तो ऐसे मसाला बना रही हूँ, वरना तो आपको टिकट मिलना तय था, पार्टी आपकी मांग रही थी। देखिए एक बात तो बताइए, टिकट अगर चुनाव लड़ना ही अगर उद्देश्य है तो मैं अभी भी चुनाव कहीं से लड़ सकता हूँ। इस देश का कोई भी मतदाता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये जनरल इलेक्शन है। आप भी चाहें तो बेगूसराय से लड़ सकती हैं, आप भी चाहें तो नॉर्थ ईस्ट से लड़ सकते हैं, धरती है ना, जन्मभूमि। वही बात है, इसको समझना पड़ेगा कि चुनाव तो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। अगर हमने गठबंधन बनाया है, हमने सब पार्टियों को बिठाया है, जुटाया है, और उसमें ये तय हुआ कि इस बार उस सीट से जो है कांग्रेस नहीं लड़ेगी, कोई और दल लड़ेगा, तो अब वही हमारे प्रत्याशी हैं। 543 सीट पे जहां जहां गठबंधन बना हुआ है, तो हर जगह तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो कैंपेन करेंगे आप उनके? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मैं वोट देने के लिए जाऊंगा, अलायंस के पार्ट है ना, तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और पसंद नापसंद ये सब मायने रखता है क्या? असल चीज क्या होता है राजनीति में? तेजस्वी का विरोध किया था, कहा जा रहा है इसीलिए नहीं, मतलब अभी हम लोग जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है साथ में थे, हाथ मिलाए ठीक है, और जो है मंच पे थे, रैली थी इंडिया गठबंधन की पटना में, वहां भी थे। देखिए, ये बात बोली जरूर जाती है, लेकिन मैंने जो है कभी भी इसको तथ्यात्मक रूप से कहीं पाया नहीं, महसूस नहीं किया। खुद आपको नापसंद करते हो या लालू मेरे सामने, देखिए आप अगर अपने मन में मुझे नापसंद करते होंगे, मुझे क्या पता। आप तो जब भी मिलते हैं अच्छे से ही मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं, पुराने जो इंटरव्यू हैं उसको याद दिलाते हैं। तो अब कोई मुझे कहे कि जो है मौसमी आपको पसंद नहीं करती है, तो मैं इसको कैसे मानूं? हो सकता है कि आप दूसरी जगह कुछ कहीं बोलते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं बोलते हैं, तो मैं तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है हम वही मानेंगे, हमारे साथ जो आप व्यवहार करते हैं वही मानेंगे। और चुनाव लड़ने को लेकर के मेरी समझ बिल्कुल साफ है। अगर मैं इतना व्यक्तिवादी होता ना, तो कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अधिकार है मेरा। लेकिन अगर हम एक पार्टी में हैं तो ये फैसला पार्टी लेगी, ये फैसला नेतृत्व लेगा कि किस व्यक्ति को पार्टी के अंदर क्या जिम्मेवारी देनी। जरूरी थोड़ी है कि मैं उम्मीदवार ही होता। चलिए, पार्टी ने सोचा कि चुनाव लड़ा रही है, हो सकता है कि पार्टी कहती कि आप इस बार चुनाव मत लीजिए, आप बैठ करके जो ऑफिस में पैम्फलेट लिखिए, आप जो है मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, ओके रहते हैं, बिल्कुल ओके रहते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर ना टीम स्पिरिट कम होता जा रहा है, टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट अगर रहेगी तो आप
टीम में जो रोल में हो, आप बैटिंग करने के लिए जाएं, आप बॉलिंग करने के लिए जाएं, फील्डिंग करने के लिए जाएं, आप कीपिंग करने के लिए जाएं, या आपका रिटायरमेंट हो जाए तो जो है आप कोच बन जाएं, टीम स्पिरिट होना जरूरी है। और मैं राजनीति को एक कलेक्टिव चीज मानता हूं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल चीज नहीं मानता हूं। जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल चीज मानते हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। और ये बात मैं आपको जोर दे करके कहना चाहता हूं। देखिए, मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था ना, वो पार्टी भी इंडिया का पार्ट है, तो हमने ना कुछ लूज नहीं किया है। आई एम नॉट लाइक नेपोलियन कि आगे जीतते जा रहे हैं, पीछे हारते जा रहे हैं। वो इंडिया अलायंस के ही पार्ट है। ये भी कहा जाता है कि वो इंडिया अलायंस का पार्ट है और वही लेफ्ट ही कांग्रेस को चला रही है, मतलब खूब लेफ्ट नेता भर गए ये हैं। तो आप ये बात आप भरोसा करेंगे। मैं कहूँ, पार्टी के भीतर कहा जाता है कि भाई लेफ्ट के नेता ही हाईजैक कर लिए कांग्रेस को। अब एक बात बताइए, ये जो है ना, अगर कोई कह दे कि कौवा आपका कान लेकर के चला गया है, तो आप पहले कान छुएंगे कि कौवे के पीछे दौड़ने लगेंगे? आप कान छुएंगे ना कि है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की, और सबसे पुरानी पार्टी है, बीजेपी से भी पहले। इस पार्टी को कोई और चलाएगा, ये कोई बात होती है? इसके संविधान, तौर तरीके स्वयं महात्मा गांधी लिख करके गए हैं। इसका पहला घोषणा पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अब कोई ये कहेगा कि ये कोई विश्वसनीय बात है क्या? इसमें कहीं से भी एक पैसे भी जो है आपको सच्चाई लगेगी, या देश की जनता को हम ये कहेंगे तो वो मानेंगे कि ऐसा हुआ है या ऐसा संभव है? पर कन्हैया जी, ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी को बहुत सारे लोग चला रहे हैं, मतलब 5 पावर सेंटर है, एक राहुल गांधी का पावर सेंटर है, एक खड़गे साहब का है, एक प्रियंका गांधी का है, और बहुत सारे लोग चला रहे हैं। ये पार्टी को बहुत सारे लोग चला रहे हैं, ये सच है। जितने राज्य अध्यक्ष हैं, जितने राज्य हैं उतने प्रभारी हैं, जितना फ्रंटल है उतने अध्यक्ष हैं, उतने प्रभारी है। मैं भी जो है पार्टी का जो है एक विंग का प्रभारी हूँ। तो पार्टी तो चलाते ही हैं बहुत सारे पावर लोग। सेंटर्स जो है, पावर सेंटर तो तब बनेगा ना जब सत्ता में आएंगे, जब सरकार बनाएंगे। तो सरकार में ही नहीं है, विपक्ष में है, तो विपक्ष का कौन सा पावर सेंटर होता है? तो आप ये कह रही हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आडवाणी जी का एक पावर सेंटर था, अटल बिहारी वाजपेयी का एक पावर सेंटर था, मुरली मनोहर जोशी का एक पावर सेंटर था। कहाँ से ये सब जो है राजनीतिक टर्मिनोलॉजी निकाल के लाई जाती है? मैं तो कभी कभी अपने जो है पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान पे जो है डाउट करने लगता हूँ कि ये पावर सेंटर कब बनेगा? जब आप पावर में होंगे तब न पावर सेंटर होगा। यहाँ भाई राष्ट्रपति जी का एक पावर सेंटर है, भी एक पावर सेंटर होता है। फैसले कौन लेता है? फैसले कलेक्टिव होते हैं। मैं भी उस फैसला का हिस्सा होता हूँ। सारे फैसले जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिए जाते हैं। घोषणा पत्र लिखा जो है कमेटी ने, लेकिन वो घोषणा पत्र आया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया कि इसके जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो अध्यक्ष जी जो है वो करेंगे, और जो है फिर वो अध्यक्ष जी ने चेंज कर दी, वो पब्लिश हो गया। एक पार्टी का एक प्रोसेस है और आज से नहीं चला आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी जिन तौर तरीकों और नियमों पे चलती है, एक तो देश की बहुत सारी पार्टियां जो है उसको कॉपी करती है, और वो स्वयं महात्मा गांधी लिख करके गए हैं कि इस आधार से पार्टी फंक्शन करेगी। नहीं है, जब आपका कोई नेता बीजेपी चला जाता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें उसकी सफाई हो गई, धुलाई हो गई। तो आपकी पार्टी में कितने गंदे कपड़े हैं कि जो वो 10 साल से जाए जा रहे हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीन में? आप पहले तो ये मान लिए कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि आपके कितने गंदे कपड़े हैं? पहले आपके सवाल से ये प्रतीत हो रहा है कि आप मान रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में, यानी कि आप एडमिट करें भ्रष्ट नेता है। आपके पास बहुत सारे। देखिए, ये बात मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की थी एक टीवी डिबेट के कॉन्क्लेव में। ये वर्ड जो है हमने कहा था, क्योंकि सामने से ना बार बार बीजेपी के प्रवक्ता ना ये सवाल पूछ रही थी, महिला प्रवक्ता थी, ये आरोप लगा रही थी। तो हमने कहा कि जिस भी व्यक्ति पे आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, और मजेदार बात आपको बताते हैं, वो इंटरव्यू आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरे बगल में जो उस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ लड़का था, जो अब भाजपा का नेता है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ था, वो आज बीजेपी में चला गया है। वो सारे आरोप जो उस वक्त वो हम लोगों के ऊपर लगा रहे थे, तो मैं ये बात स्वाभाविक रूप से पूछूंगा ना बीजेपी का कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। ये व्यक्ति जब बीजेपी में चला जाता है तब भी वो आरोप आप पूछते हैं। तो ये जो आपने एक परिपाटी पैदा की है कि जो हमारे खिलाफ है वो गलत है। अभी आपको पता है बीजेपी के एक प्रत्याशी ने एक बयान दिया है कि जो हमको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब एक प्रत्याशी जो है एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को देशद्रोही कह रहा है। तो ये जो परिपाटी है राजनीति की, ये खतरनाक है। ये कहीं न कहीं देश में जो लोकशाही है, जो लोगों का अधिकार है जनता को नेता को चुनने का, उसको समाप्त करके तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं।
कि जनता की तो हमको जरूरत ही नहीं है, जनता हमको चाहिए ही नहीं। नहीं, पर पीएम मोदी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपका जो स्त्री धन है वो बांट देगी, मंगलसूत्र आपका जो है दूसरों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। तो उस पे क्या आपको लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री तो अभी बोला है, तो अभी कहाँ उनसे बात होगी? पिछले 10 साल में बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बोला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की कोई बात हुई आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं की है। नहीं किया है ना, इसीलिए मैं कहता कोई दो हूँ राय कि है नहीं। प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनका झूठ पता चल जाएगा देश की जनता को। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके कथन के बारे में झूठ बोल रहे हैं, और वो जिस लिहाज से बात कही गई कि इस देश में, वो पहला हक नहीं कहा उन्होंने, दावा कहा। हक और दावा में फर्क होता है ना। और ये तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे आपका दोनों हाथ है, ये हाथ आपका कमजोर होने लगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, इलाज कराएंगे ना। इसमें क्या अन्यायपूर्ण है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, देश में बढ़ती असमानता पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो देश के आम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पर 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, नारा है ना, हर रैली में नारा है ना। नारे का क्या है? मुंह देखिए, बोलने में जीएसटी लगता है क्या? मुंह है, बोल दिए। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2-2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते, और आप भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ जाओ। अगर 400 का उनको विश्वास होता, आत्मविश्वास होता, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये विश्वास नहीं है उनको, ये घबराहट है बीजेपी की। उनको मालूम है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। कितने पे आ रहे हैं बीजेपी, आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं बीजेपी घबरा। मैं ज्योतिषी होता तो पहले तो मैं जो है ना अपनी भविष्यवाणी कर एनालिस्ट लेता। तो हैं आप, एक्टिविस्ट और एनालिस्ट तो हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ ना। राहुल गांधी ने कहा 150 पार नहीं कर रही है बीजेपी। वो हमारे लीडर हैं, उनके पास पार्टी फंक्शनरीज का जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होता है उनके पास होता है। तो अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स हैं वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, इस आधार पे वो कह रहे हैं। नहीं, आपकी मैनिफेस्टो में कास्ट सर्वे की बात की गई है और ये कहा गया है कि जिसकी आबादी जितना उतना हक, राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि अगर 8% ब्राह्मण है देश में तो उनको 8% रेजोल्यूशन मिल जाएगा, या 5% ये कम्युनिटी है इनको मिल जाएगा, और इस पूरी की पूरी डिबेट में मुसलमानों के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी बात को ना थोड़ा अलग तरीके से समझा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आप सर्वे कराइए, और सर्वे हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, आजादी के पहले से सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में जब समय बदल गया है, देखिए पहले के सर्वे में क्या सवाल पूछा जाता था कि आप जो है खाना किस चीज पे बनाते हैं। अब जब चूल्हा बदल गया है तो सवाल, क्वेश्चनर भी बदल जाएगा। जब समाज के अंदर नया वर्ग पैदा होगा तो उसका जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी बदल जाएगा। देखने में ये मिल रहा है कि एक तरफ तो धन संपत्ति पैदा हो रही है, दूसरी तरफ जो है लोग गरीब हो रहे हैं, परचेजिंग पावर उनका कम हो रहा है। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी का हिस्सा वो घट रहा है, लोगों को खरीदने की शक्ति कम हो रही है। तो ये जब तक आप सर्वे नहीं कराएंगे, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, उसका बर्थडे है, तो आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं ना कि 10 लोग आ रहे हैं, उतने का खाना बनाएंगे। तो देश में जो 140 करोड़ लोग हैं उसकी गिनती तो हम कर रहे हैं, एसटी पहले से गिन रहे हैं, एससी पहले से गिन रहे हैं, रिलीजन के आधार पे पहले से लोगों को गिन रहे हैं। तो इकोनॉमिक और जातीय पहचान के आधार पर भी लोगों को गिनिए, ताकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पता चल सके। महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे हैं, शहरी क्षेत्र में, तभी तो आप पॉलिसी बनाएंगे ना। जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? आगे आंकड़ों को फिर आप क्या करेंगे? हक कैसे देंगे? पॉलिसी हमारी ये है कि भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जैसे महिलाओं के लिए अभी क्या कहा कांग्रेस पार्टी ने कि अगर ये 50% हैं
तो इनको हर स्फीयर ऑफ लाइफ में 50% इनकी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। कितना अच्छा है कि आप एक जो है पुरुष बैठे हुए हैं, एक महिला बैठे हुए हैं, दोनों सवाल पूछ रहे हैं। कितना अजीब लगता है जब स्टूडियो इम्बैलेंस हो, जेंडर बैलेंस नहीं हो, कास्ट बैलेंस नहीं हो, क्लास बैलेंस नहीं हो, एक ही पृष्ठभूमि के लोग आए, एक ही भाषा के लोग आए। तो देश की जो खूबसूरती है, रेनबो कलर है ना हमारे देश का, एक रंग तो है नहीं, बहुरंगी भारत है। अगर आप हिंदू धर्म की भी बात कर लीजिएगा तो एक देवता तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जो है 3 देवता हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है लाखों करोड़ों देवता हैं। एक ग्रंथ तो है नहीं, हमारे पास रामायण भी है, गीता भी है। कोई एक धार्मिक स्थान तो है नहीं, काशी भी है, मथुरा भी है, द्वारका भी है, बिहार में भी है, दक्षिण भारत में भी है। तो ये जो खूबसूरत भारतीयता जब हम बोलते हैं तो भारतीयता का मतलब क्या है? भारतीयता का मतलब विविधता, भारतीयता का मतलब हर रंग, भाषा, बोली, धर्म के लोग। भारतीयता का मतलब गुलदस्ता जिसमें हर रंग के फूल हों। तो आर्थिक और जो है जातीय सामाजिक सर्वे इसलिए करना जरूरी है ताकि देश की लोगों की स्थिति पता चले। और एक बात मैं बताऊं, किसी का छीन करके किसी को नहीं देना है। जो सरकार के पास है उसमें भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं सर। आपके पास पैसा था, आपने कोविड का टीका खरीद के लगवा लिया, ठीक। एक सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो खरीद के नहीं लगवा पाएगा, लेकिन अगर वो टीका नहीं लगवा पाएगा तो आप कोरोना से बच पाइएगा? नहीं बच पाइएगा ना। एक महामारी ने हमको क्या सिखाया कि आप अपना घर का खिड़की बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो जो है ना उससे आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपके यहाँ जो दूध लेकर के आ रहा है ना, अगर उसको कोविड है तो आपको भी कोविड हो जाएगा। समाज में संतुलन कैसे होता है? हम खड़े कैसे होते हैं? 2 पांव पे। हम चलते कैसे हैं? 2 पांव से। बिल्डिंग कैसे बनती है? संतुलन से। समाज कैसे चलता है? संतुलन से। अगर आप असंतुलित कर देंगे कि एक तरफ तो जो है एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, दूसरी तरफ जो है किसी इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो देश में अगर आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। हक सुनिश्चित कैसे करेंगे? तो जो देश की संपत्ति पैदा हो रही है, जो देश के लोगों की संपत्ति है, सरकार ये जो बिल्डिंग बनाएगी अभी 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, तो क्या ये अमित शाह जी का पैसा है कि देश का पैसा है? देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो आप देश के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ खर्च करेंगे? अस्पताल पे खर्च करेंगे, रोड पे खर्च करेंगे, स्कूल पे खर्च करेंगे। इसके लिए आंकड़ा तो जरूरी है ना सर। पर ये देखिए ना, भागीदारी की आप बात करते हैं, बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद की भागीदारी बढ़ी है, पूरा परिवारवाद है, और बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश होती है, दोबारा तिबारा, पर राहुल गांधी फ्लॉप शो रहे हैं। एक बार बताइए, एक बारी शहजादे को लॉन्च हम तो कह रहे हैं पूरे देश की भागीदारी की बात, उनको तो जो है गांधी परिवार की चिंता हो रही है। परिवारवाद तो मुद्दा बनाया है ना बीजेपी ने, इंडिया अलायंस बोलते हैं वो। ऑब्सेस्ड हो गए हैं, वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं। उनके पास देखिए ना, मतलब बताइए, प्रधानमंत्री अपना घोषणा पत्र छोड़ करके कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा छोड़ करके कांग्रेस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपने बारे में बताने के बजाय राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, अपने परिवार के बारे में बताने के बजाय उन्होंने कहा ना कि देश उनका परिवार है, तो बताइए ना कि देश के परिवार के लोगों को 10 साल में आपने 20 करोड़ नौकरी दी। बताइए ना, देश के परिवार के लोग जो हैं वो महंगा तेल खरीद रहे हैं, महंगा जो है सिलेंडर खरीद रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, बताइए जी। देखिए, यहाँ पे सक्सेस से नापा जाता है कि आपको चांस मिलना चाहिए कि नहीं। 14 में राहुल गांधी चेहरा थे, 19 में राहुल गांधी चेहरा थे, ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना राहुल गांधी का। आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बात कर रहे हैं। भारत है ना कि बार फेल हुए हैं, ये कहा जाता है, बीजेपी से आरोप मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, इसलिए हैट्रिक ऑफ फेलियर्स हो जाएगी। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ आपके इस सवाल से पूरी तरह से। मैंने अभी आपको भारतीय होने के बारे में बताया। भारत में सफलता से जो है ना किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पिताजी सफल नहीं हुए, तो क्या आप उनका डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे? भारत की बात कर रहे हैं, सियासत में भी नैतिकता सबसे आपकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर जनता आपको पास नहीं कर रही है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। तभी तो जब देश लड़ रहा था ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, तो ये विक्टोरिया माता की जय बोल रहे थे। तभी तो जब देश 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सड़कों पे था, तो ये अंग्रेज के साथ बैठे तो राहुल गांधी सफल है आपके मुताबिक? बिल्कुल सफल है। देश की जनता का आवाज उठाना नेता का काम है, बिना डरे। सरकार आपको कितना भी डराए, कितना भी आपके ऊपर जो एजेंसियों का दबाव डाले, आपको जेल में डाल दे, आपके ऊपर हमले कराए, फिर भी आप एक निडर योद्धा की तरह जनता का सवाल उठाएं। जैसे गांधी एक जो है लाठी लेकर के, धोती लपेट करके, जिसका सूरज अंत नहीं होता था, उसके सामने खड़े हो गए थे।
उस वक्त भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ गांधी खड़े हुए थे, और इस वक्त भी उनकी ही तरह जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलने वाले ये जो गोडसेवादी विचारधारा है उसके सामने राहुल गांधी खड़े हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है मैडम। और सफलता के आधार पर सम्मान ये भारतीयता नहीं है, भारतीय नैतिकता के आधार पर सम्मान देती है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ तो नहीं है। उसकी अंतिम जो लक्ष्य है वो सत्ता पाना है। मैंने एनजीओ तो कहा भी नहीं। आपको नहीं लगता कि मैंने एनजीओ तो नहीं कहा। नहीं, आपने ये शब्द एनजीओ इस्तेमाल किया। ये कह रहे हैं कि एनजीओ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पावर में नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, फेल हो पास हो फर्क नहीं पड़ता। वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो उसका तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आएगी? आई है ना, मतलब कि ये तो मापदंड होना चाहिए ना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा तो है। आप एक मिनट देखिए, इतना कन्हैया जी परफॉर्मेंस सर एक मिनट ना, आप बेवकूफ हैं ना मुझे बनाइए। आपको अगर ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी पावर में आ सकती है तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं कि मेरा। ये सवाल आपने जो कहा कि एनजीओ है, ये आपने कहां से कहा, किस आधार पे कहा, किस मानसिकता से कहा, मुझे ये बताइए। आप जो राहुल गांधी हैं वो जब अफ्रीका का मुद्दा उठाते हैं तो कहते हैं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। कौन बोला पॉलिटिकल मुद्दा? राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि यहाँ पे जब मैं ये मुद्दा उठाता हूँ मतलब देश की रक्षा का सवाल, देश की सुरक्षा का सवाल राजनीति का विषय है। भारत जोड़ो यात्रा को आपने कहा कि वो पॉलिटिकल यात्रा नहीं है क्या? तो जो एक बात बताइए, राजनीति आपकी नजर में क्या है? चुनाव, सिर्फ चुनाव, किसी भी तरह से जो है बस चुनाव जीत जाएं। लोकतंत्र का जश्न है ना कन्हैया जी। ठीक है, तो जीतना चाहिए, नहीं जीतना ठीक है, हाँ, ठीक है, लड़ना चाहिए। इसमें कोई लड़ रहे हैं, हाँ। बिल्कुल लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तभी तो आप बात करने आए हैं। लड़ कैसे नहीं रहे ये बताइए। गैप बहुत बड़ा है ना सर। हाँ ठीक है, गैप बहुत बड़ा। दो सांसद थी बीजेपी की। हम क्या चाहते हैं, राजनीति से हमारी क्या अपेक्षा है, इस देश की विपक्षी पार्टी से हमारी क्या अपेक्षा है, और जो आप बना रहे हैं वो क्यों है, उसके पीछे क्या मानसिकता, इस पे भी बात करें ना हम। 2 सांसद थी ना बीजेपी की, वहां से वो सरकार बनाए, एक प्रोसेस है ना। और आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले तक सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की, 2 बार की सरकार थी, और उस 10 साल के भीतर जो कांग्रेस पार्टी ने किया उसको ही आज प्रधानमंत्री गिना रहे हैं। राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है, इस पे विधेयक लेकर के कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने, मनरेगा बनाया कांग्रेस पार्टी ने, राइट टू इन्फॉर्मेशन बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ये जो आज आधार से बैंक के खाते लिंक हो रहे हैं, आधार की योजना किसने शुरुआत की? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की शुरुआत किसने की? जयराम रमेश जी ने। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, इस देश के लिए लड़ा है। जब सत्ता में थे तो पॉलिसी बना रहे थे, विपक्ष में हैं तो जो सरकार की गलत पॉलिसी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। चुनावी सफलता से आप किसी भी राजनीतिक दल के योगदान को रिड्यूस करेंगे। और चुनावी सफलता, एक बात, और चुनावी सफलता तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगी, लड़ेंगे तो मिलेंगे। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे जो है राहुल गांधी चुनाव ही नहीं जीते। राहुल गांधी सांसद हैं। अच्छा, अगर वो सांसद नहीं होते तो फिर उनकी सांसदी छीनी कैसे जाती? ये क्या हम लोग जो है एक परसेप्शन क्रिएशन में मतलब मैं ये कह रही हूँ, देखिए एक बात समझिए, मेरा मानना है कि मीडिया जो है ना हमेशा विपक्ष में होता है। दुख की बात यह है ना कि मीडिया विपक्ष में होकर के विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। एक बार सत्ता से सवाल इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इससे सवाल आप देखिए, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जी। जब हमें मिलेगा कोई केंद्रीय मंत्री तब उनसे भी सवाल इसको सवाल पूछिए, ये सवाल उठाइए। अभी अमित शाह का इंटरव्यू हुआ, तमाम सवाल पूछे गए, आज तक नहीं पेपर लीक का मामला। फिर तो आपके यहाँ भी ईडी आएगा। मैं एक चीज, आपके यहाँ भी ईडी आएगा। फिर मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे कि अमित, आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि सांसद थे तब सदस्यता गई, क्या उनको अभी वायनाड से उनका इलेक्शन है, क्या अमेठी से भी उनको लड़ना चाहिए? क्या प्रियंका गांधी को भी उतरना चाहिए? ये लगातार आपको क्या लगता है? ये फैसला पार्टी नॉर्थ से है, आप नॉर्थ के नेता हैं। नहीं, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड मत कीजिए, पूरा देश है, मतलब। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत एक है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं करना है। इस देश में हर भाषा बोली के जो लोग हैं उनका देश है ये, और बतौर नेता, बतौर राजनीतिक पार्टी सबका मुद्दा उठाना हमारा काम है, ये डिवाइड नहीं करना है। रही बात चुनाव लड़ने का, इसका फैसला पार्टी लेगी, व्यक्ति नहीं लेगा। इसका फैसला पार्टी ले, पार्टी जिसको जो जिम्मेवारी दे वो जिम्मेवारी। जीतेंगे वो अगर लड़ेंगे अमेठी से, आपको लगता है? बिल्कुल, क्यों नहीं जीतेंगे। स्मृति ईरानी है उधर, हराया पिछली बार, स्मृति ईरानी जमी रही है, घर भी ले लिया है वहाँ पे। देखिए हम चुनाव लड़ते हैं ना तो अपने नाम पे वोट मांगते हैं, अपना प्रॉमिस देते हैं, और पार्टी जो घोषणा पत्र बना करके लाती है, ये विश्वास पैदा करते हैं कि ये घोषणा पत्र हम लागू करेंगे।
पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। ये सब तो सब मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा इनका। तो मोदी जी के नाम पे जीत भी रही है, पिछली बार जीत अच्छी गई, तो अच्छी इस बार बात भी है। जीतेंगी कि नहीं तो जीतेंगी? जीत जाए, इसमें क्या दिक्कत। राहुल गांधी अगर लड़े उनके खिलाफ तो नहीं, देखिए कौन लड़ेगा इसका फैसला पार्टी करेगी। जो लड़ेगा उसका एक ही काम है कि वो जो कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर के आई है उस न्याय पत्र को लेकर के घर घर जाए, जनता में विश्वास पैदा करे कि आप अगर हमको अवसर दीजिएगा, हमारी सरकार बनेगी तो ये पांचों न्याय हम लागू करेंगे, ये हमारा काम है। अमेठी से ही सटा रायबरेली है और आपको देर भी हो रही है, इसलिए अब पूछना कहा है हमको जो है उत्तर प्रदेश का प्रियंका ज्योग्राफी पढ़ा गांधी है। आपको लगता है नहीं, मुझे लगता है प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रही हैं, उनके भाषण में काफी तंज होता है, सीधे हमला भी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको लगता है कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री मोदी पे कोई हमला नहीं करता ज्यादा- है। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया ना, जी। जो वो पूरा नहीं कर रहे हैं वो याद दिलाते हैं। कोई व्यक्तिगत हमला कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत हमला नहीं करता है। प्रधानमंत्री जो अपने वादे भूल गए हैं ना, हम लोग बस उनको याद दिलाते हैं। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए या उनको आगे आना अब चाहिए? ये सब फैसला तो जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होगा ना। आपका इक्वेशन, आपकी मीडिया इंटरव्यूज में ये सारे फैसले नहीं होंगे, ये तो पार्टी फोरम में ये डिसीजन होगा। हाउ कैन यू एंड आई डिसाइड, द फोरम विल डिसाइड किसका क्या जिम्मेवारी होगा। जी, पर दिल्ली में आपको लगता है, दिल्ली में जो आपके साथ कॉम्बिनेशन हो गया है कांग्रेस का, दोनों के वोट शेयर अगर 19 के मिला लें तो लगभग 40% पहुंचता है, फिर भी बीजेपी के पीछे है, पर अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी, दिल्ली में मामला जमेगा आप लोग? नहीं, देखिए पता नहीं, मैं बार बार आप लोगों को एक बात पे टोक रहा हूँ, राजनीति को लेकर के जो आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, और वो पिछले कुछ सालों में बना है, मैं जानता हूँ, उस पर्सपेक्टिव से मैं राजनीति नहीं देखता हूँ। मैं राजनीति देखता हूँ कि राजनीति में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। सबसे पहले एक वैचारिक सहमति बनती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, और फिर उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के हम जनता में जाते हैं, अपने समर्थक में जाते हैं। जनता और समर्थक अगर उसको स्वीकार करता है तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करने का आपको मौका देती है, आपको सरकार बनाने का मौका देती है। ये प्रोसेस है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिल्ली का भी है कि जिस तरह से दिल्ली को अपमानित किया गया है, जिस तरह से पहले बार बार बीजेपी कहती थी कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आज ये बात बोलना बंद कर दिए, और टू द एक्सटेंड वहां तक चले गए, कहते हैं ना कि आपसे दुश्मनी में इस कदर दीवाने हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अध्यादेश लेकर के आ गए। एन केन प्रकारेण जो है अध्यादेश ले आया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं होगा, पुलिस पहले से दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, तो उसके अधिकार लगातार कम किए जा रहे हैं। फिर ये चर्चा करना शुरू कर दिए कि दिल्ली में तो अब विधानसभा ही नहीं रहेगी, विधानसभा ही भंग कर देंगे, सिर्फ मेयर रहेगा। तो दिल्ली तो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है, और दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के लोगों से इसीलिए बीजेपी बदला लेना चाहती है, उनको तंग करना चाहती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। उनके लिए बिजली की व्यवस्था करने वाला, सड़क की व्यवस्था करने वाला, स्कूल खोलने वाला, जो जनता यहाँ के साधारण हैं दिल्ली के, उनके अपेक्षाओं को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो वो मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाले हैं, वो एक्चुअली दिल्ली की जनता को अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ ये बदला पूर्वक कार्रवाई करेंगे। और इस बात पे कांग्रेस और आप, उसके वर्कर, उसके नेता, दोनों में सहमति है कि यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। और ये जो सहमति होती है, जहां से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना शुरू होता है, कौन ऐसा भाजपा के नेताओं को छोड़ करके कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो एनडीए का भी पार्ट है, जो कह रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना अच्छी बात है? आपको लगता है सिंपैथी फैक्टर है अरविंद केजरीवाल के साथ जिसका आपको फायदा मिलेगा? सिंपैथी की बात नहीं है, सिंपैथी की बात नहीं है। आप बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं जनता का, सिंपैथी वो ये जनता कह रही है, ये जनता के तो से जनता जो को हमने ये सुना एहसास है, सिंपैथी है। हाँ, कि वो एक जो है, जो प्रॉमिस उन्होंने किया है वो पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। बार बार जो है बीजेपी उसको अटका रही है, और उससे भी अगर काम नहीं चला तो उठा करके जेल में ही बंद कर दिया। तो दिल्ली के लोग तो ये देख रहे हैं ना कि उनके साथ बीजेपी क्या कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता जो है ना अपने आत्मसम्मान के लिए फैसला लेगी। रिंकिया के पापा गाना भी बहुत हिट है, मनोज तिवारी भी बहुत हिट है, उनका भी हैट्रिक हो जाएगा अगर वो चुनाव जीतेंगे तो?
अब देखिए सब फैसला जनता के उनके हाथ में गाने है। तो पसंद है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद है। भोजपुरी बढ़िया बोलते हाँ हैं, बढ़िया गाते बोलते भी हैं, अच्छा है। स्वीट आदमी है वो, बहुत बढ़िया आदमी। अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, काम भी बीजेपी की कमान भी संभाली दिल्ली में। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बीजेपी के नेता हैं, 2 बार के सांसद हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि 10 साल में उन्होंने जो काम किया है ना, उसके बारे में वो जनता को बताएंगे, और जो है जनता को जो समस्या है जनता उनसे सवाल पूछेगी, फिर उसमें जो है जनता तय करेगी कि वो कितने प्रोमिसिंग हैं और कितना वो काम कर सकते हैं। कन्हैया जी, आपने हम लोग को इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि अभी सितारों के आगे जहां और भी है, कैंपेन और अभी आपकी और भी है। सियासत के इम्तिहान और भी होंगे। जरूर जरूर, अभी फिर तो मिलेंगे एक बारी कहीं जरूर और कैंपेन किसी वक्त पर। तो ये थे कन्हैया कुमार, आज तक में खास बातचीत में हमारे और राहुल गौतम के साथ जुड़े, और जाहिर तौर पे तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने अंदाज में बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की। शुक्रिया।